9 crore viewers, India's largest. नाज़रीन आदाब, हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में। आज बात एक बार फिर से ओमिक्रॉन की, क्योंकि लगातार इसके मामले बढ़ रहे हैं और आज का दिन ये बताता है कि ओमिक्रॉन तकरीबन 300 तक पहुंच चुका है। तो इसके हवाले से सरकार काफी तशवीश में मुब्तला होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अवाम अभी तशवीश में बंधते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, लिहाजा उन्हें मोहतात रहने की जरूरत है। और आज की अहम बात यह है कि 34 ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीज जो कि तादाद जो बताई जा रही है, जिसमें से 33 जो लोग हैं वो फुली वैक्सीनेटेड है, यानी डबल डोज वैक्सीन की उन्होंने ले ली है और उन्हें अब ओमिक्रॉन हो चुका है। लिहाजा हम सबको बचने की ज़रूरत है। तो ये तमाम चीज़ें, ये मौजूदा जो अपडेट्स है वो ये बताता है कि हमें लापरवाही बरतने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही हमने देखा कि मरकज़ ने फरमान भी जारी कर दिया है मुख्तलिफ रियासतों को, और उन्होंने फरमान जारी करते हुए कहा है कि रियासती हुकूमतें अपनी सूबे का ध्यान रखें, यानी मौका महल के एतबार से, हालात के एतबार से न्यू ईयर और साथ ही साथ अभी जो क्रिसमस आने वाला है उस पर सरकारों को जो चाहिए बंदोबस्त वो करें। साथ ही साथ शख्सी या ज़ाती तौर पर जो लोग पाबंदी लगाना चाहते हैं तो इस तरह से पॉलिसी मुरतब करे सरकार, ये कहना है मरकज़ का। कई रियासतों ने हमने देखा है कि अभी मौजूदा वक्त में पाबंदी का ऐलान भी कर दिया है, जिसमें कर्नाटक है। कर्नाटक रियासत ने फैसला लिया है कि वो न्यू ईयर की पार्टीज़ पर या फिर क्रिसमस की पार्टीज़ में 50% लोगों को जाने की ही इजाज़त दी गई है, यानी तादाद को महदूद कर दिया गया है। साथ ही साथ ओमिक्रॉन ने लोगों की मुश्किलें के हवाले से लोग अभी इस को लेकर तशवीश में मुब्तला होते हुए कुछ लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, लिहाजा वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं। साथ ही हमने देखा है कि अभी चर्चों में गुंजाइश से ज़्यादा लोगों की तादाद हुआ करती थी, या फिर दीगर मजहबी मकामात पर चूँकि क्रिसमस है तो क्रिसमस के हवाले से चर्चों में महदूद कर दी गई है तादाद, कि जब भी ज़ायरीन वहाँ पर जाएंगे क्रिसमस के दिन या फिर आसपास दिन में, तो वहाँ पर लोगों की तादाद कम होनी चाहिए। तो ये तमाम इंतज़ामात सरकारी तौर पर हैं। आवाम से हम ये पूछते हैं कि आपने क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन खतरनाक साबित भी हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का भी कहना है। जैसा कि कुछ देर पहले मैंने बताया कि ओमिक्रॉन के 34 केसेस दिल्ली में जो मंजर आम पर आए हैं, उस एडमिट जो लोग हैं एलएनजेपी अस्पताल में मरीज, उसमें से 33 लोग फुली वैक्सीनेटेड यानी डबल डोज ले चुके हैं। तो इससे इसकी सीवियरिटी और कितना खतरनाक है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे, उनसे आप सवाल भी कर सकते हैं। आपसे कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर नंबरात भी फ्लैश होंगे जिसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और कई सवालों के जवाब भी डॉक्टरों से जान सकते हैं। तो कितना खतरनाक है ओमिक्रॉन वेरिएंट और डेल्मिक्रॉन वेरिएंट के हवाले से डॉक्टर्स या फिर रिसर्च टीम कहाँ तक पहुंची है, वो इस हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं। क्या डॉक्टरों ने पता कर पाया कि डेल्मिक्रॉन जो कि नया वेरिएंट मंजर आम पर आया है, कल इस हवाले से चलती रहेगी जिंदगी में हमने बात की थी। तो नए नए रिसर्च भी हो रहे हैं और नए नए वेरिएंट भी सामने आ रहे हैं। तो ये तमाम वेरिएंट कितनी खतरनाक हैं और लोगों को किस हद तक सचेत रहने की जरूरत है, इस पर हम बातचीत करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनमें से डॉक्टर बीपी त्यागी साहब हैं जो कि ENT स्पेशलिस्ट हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं अपने खास प्रोग्राम में। और साथ ही साथ अब से कुछ देर बाद एक और डॉक्टर साहब को आप देखेंगे टीवी स्क्रीन पर, जिनका नाम है डॉक्टर अक्षय, और जो कि कंसल्टेंट है रेस्पिरेशन एंड स्लीप मेडिसिन के। आपसे कुछ देर बाद वो हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर बीपी त्यागी, मैं आपसे यही सवाल करूंगी, क्योंकि ओमिक्रॉन के चर्चे हो रहे हैं और तशवीश में सरकार मुब्तला है, कई मीटिंग्स भी होने वाली हैं, इस हवाले से एडवाइजरीज भी स्टेट्स को जारी कर दी गई हैं कि जरूरत पड़े तो आप अपने हिसाब से पाबंदियां लगाएं न्यू ईयर या फेस्टिव सीजन होने के नाते। लेकिन आवाम में कोई किसी भी तरह की स्केयर नजर नहीं आ रहा है। इसकी वजह आप क्या मानते हैं? साथ ही बताइएगा कि क्या इसकी वजह यह भी माना जा सकता है कि लोगों को पता नहीं है या लोग अभी अवेयर नहीं है कि ओमिक्रॉन बहुत खतरनाक है, या इसकी सीवियरिटी क्या है? एक्चुअल में जो पहले से इंफॉर्मेशन लोगों को दे दी गई थी कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से माइल्ड है और ये लेकिन 7 गुना ज्यादा फैलता है, तो ये जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो हमारे आवाम को
इस तरह वो कर देता है कि नहीं ये तो हल्का है, इसमें शायद ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें शायद एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन समझना क्या पड़ेगा वो ये है कि इसमें क्योंकि म्यूटेशन हुआ है वायरस में और उसके स्पाइक प्रोटीन में, दोनों में, तो ये जो वेरिएंट है उस हिसाब से ज्यादा खतरनाक इसलिए है कि जो इम्यूनिटी हमें वैक्सीन से मिली है ये उसको भी भेद सकता है, उसके अंदर जा रहा है। दूसरा, जो हमारे छोटे बच्चे हैं 8 साल से 17 साल तक, उनको कोई वैक्सीन नहीं लगाए। 8 साल तक थाइमस ग्लैंड एक ग्रंथि होती है जो हमें एंटीबॉडीज बनाती है बच्चों के शरीर में। लेकिन अभी भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिन्होंने स्कूल खोले हुए हैं, उससे 8 से 17 साल के बच्चे हमारे बहुत रिस्क पे हैं। रिस्क पे इसलिए है कि ना तो उनको वैक्सीन लगी है और उनको एक्सपोजर भी ज्यादा हो रहा है। क्योंकि इन बातों को तो लोग अच्छे से मानेंगे नहीं जब तक वो इन्फेक्ट नहीं होंगे। कितना भी हम उनको समझा लें कि मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस रखनी है, अपने हाथों को साफ रखना है, वो आवाम पे उसका कोई असर नहीं होता है। बिल्कुल, और इसी वजह से बार बार कई लोग न्यूज़ 18 उर्दू भी लोगों से अपील करता है कि आप एहतियात बरतें। ओमिक्रॉन एक चैलेंज की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लिहाजा आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिन्हें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, डॉक्टर अक्षय। क्योंकि डॉक्टरों की जिंदगी हमेशा बिजी रहती है, लिहाजा उन्होंने वक्त हमारे लिए निकाला। बहुत शुक्रिया। कंसल्टेंट हैं आप रेस्पिरेशन एंड स्लीप मेडिसिन के। डॉक्टर अक्षय, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी, चूंकि हम बात ओमिक्रॉन की कर रहे हैं और फेस्टिव सीजन भी है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी आ रहा है, ऐसे में हो सकता है कि चूंकि केसेस अब तकरीबन 300 के करीब पहुंच चुके हैं ओमिक्रॉन के, तो हो सकता है क्योंकि ये भी कहा जा रहा है और ये रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि 7 गुना ज्यादा ये फैलता है ओमिक्रॉन, तो आने वाले दिनों में जब फेस्टिव सीजन रहेगा, इस सेलिब्रेशन का मौका रहेगा, तो हो सकता है कि और इनकी तादाद बढ़े ओमिक्रॉन की। ऐसे में क्या करना चाहिए? बिल्कुल। अगर मैं ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करूं तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है, 7 गुना या फिर 7 से 10 गुना ज्यादा तेज फैलता है। अब अभी फिलहाल लोग सिर्फ ये ट्रेस कर रहे हैं हम लोग कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनमें कौन सा वेरिएंट है। बहुत सारी जगह टेस्ट हो रहे हैं, केसेस आ रहे हैं, बट जो सीक्वेंसिंग होती है, जीनोम सीक्वेंसिंग, वो बहुत सारे सेंटर्स नहीं है और ये समय बहुत ज्यादा लेती है। तो हमें पता भी नहीं है कि इसमें से कितने ऐसे केसेस होंगे जो ओमिक्रॉन के ही होंगे, हम जानते ही नहीं है इस बारे में। अभी मेरा मानना यह है कि ओमिक्रॉन अब कम्युनिटी लेवल पे आ चुका है, क्योंकि ओमिक्रॉन जिस तेजी से फैलता है ये कम्युनिटी में एंटर बहुत जल्दी करेगा, और कम्युनिटी में एक बार जब ट्रांसमिशन चालू होता है तो बहुत जल्दी तेज फैलने वाले स्ट्रेन के साथ बहुत ज्यादा केसेस आने लगते हैं। तो सिर्फ ओमिक्रॉन के नंबर पे ना ध्यान दें कि सिर्फ 300 हैं, वो 300 से कई ज्यादा होंगे अगर हम सब जितने भी सैंपल्स आ रहे हैं जो आरटीपीसीआर पॉजिटिव हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराएंगे। ऐसे में जब आने वाला समय जिसमें क्रिसमस है, न्यू ईयर है, इतनी सारी गैदरिंग्स होती हैं, तो आपको उस समझना पड़ेगा। अब 2 साल हो गए हैं और हम सब कुछ समझ चुके हैं कि कैसे इससे बचा जा सकता है। ये मत सोचिए कि ओमिक्रॉन एक माइल्ड वेरिएंट है या माइल्ड सिम्टम्स कराता है तो इससे हम पूरी तरह से बच जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी जितनी भी स्टडीज हुई हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका की हो, स्कॉटलैंड की हो या फिर लंदन की हो, सब में ये देखा गया है कि ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कराता है। यानी कि आपको अगर दोनों वैक्सीन लगी हुई हैं उसके बाद भी आपको ओमिक्रॉन हो सकता है, या फिर आपको कोविड एक बार पहले हुआ है उसके बाद भी आपको कोविड हो सकता है सिम्टम्स माइल्ड हो, बट जैसे जैसे ये नंबर बढ़ेगा। बिल्कुल, ये हैरानी की भी बात है, चूंकि इस बात को 2 से 3 बार मैं दोहरा चुकी हूँ और इसका जवाब मैं चाहूंगी कि डॉक्टर बीपी त्यागी साहब दें। दिल्ली में एलएनजेपी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, वहां पर 34 मरीज ऐसे एडमिट हैं जिनमें ओमिक्रॉन 33 मरीजों में 34 में से 33 मरीजों में ओमिक्रॉन पाया गया है जो कि फुली वैक्सीनेटेड हैं। तो इसका मतलब जो लोग आम जबान में कहते हैं कि हमने वैक्सीन लगा लिया और चौड़े होकर घूम रहे हैं, तो अब तो उनकी उन बातों पर भी एक तरीके से बदमजा हो रही है वो बातें। अभी जैसा मैंने बताया, क्योंकि इसकी स्पाइक प्रोटीन और ये वायरस एज सच इसमें म्यूटेशन काफी हुए हैं, तो ये एंटीबॉडीज को पहचानता नहीं है।
एंटीबॉडीज को जब ये नहीं पहचानेगा तो ये किसी को भी इन्फेक्ट करेगा। इम्यूनाइजेशन हुआ है नहीं हुआ है वो कोई कंसर्न नहीं है। दूसरी बात, जैसा अभी हमारे साथी डॉक्टर ने बताया कि जीनोम सीक्वेंसेस की हमारे पास लैब बहुत कम है और हम ये अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि हमारे पास ओमिक्रॉन एग्जैक्टली कितने हैं। जो डाटा अभी हमें मिल रहा है वो उनका मिल रहा है जिनका जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुका है, लेकिन जो अभी लाइन में है और वो इतना इसमें वेटिंग पीरियड है जीनोम सीक्वेंसिंग में, तो मैं ये समझ के चलता हूं कि ये जितने भी न्यू वेरिएंट अभी न्यू केसेस आ रहे हैं ये 90% से ज्यादा ओमिक्रॉन हो सकता है। जी, तो यानी कम्युनिटी टेस्टिंग की भी बहुत जरूरत है डॉक्टर अक्षय। कम्युनिटी में है, ओमिक्रॉन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कितने लोग एसिम्प्टोमेटिक होंगे, हमें पता भी नहीं है कि हमारे आसपास कितने एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं जो घूम रहे हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी पड़ेगी, कैंप्स करने पड़ेंगे, रेगुलर इंटरवल्स पे टेस्टिंग की जरूरत है। आपको टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी ही। टेस्टिंग में पॉजिटिव आता है, कोई एसिम्प्टोमेटिक है तो स्ट्रिक्ट आइसोलेशन करना ही पड़ेगा। एंड साथ ही साथ अभी सेकेंड डोज की जो बात चल रही है, सेकेंड डोज 70% लोगों में हो जानी चाहिए और बूस्टर डोज इस वक्त तक चालू हो जानी चाहिए। ये प्रूवन है कि बूस्टर डोज डेल्टा से तो बचाती है, साथ ही साथ ऐसा कहा जा रहा है और रिसर्च में भी देखा जा रहा है कि जो बूस्टर डोज जिन्हें लगती है उन्हें सीवियर इन्फेक्शन ओमिक्रॉन से होने की संभावना कम है। तो यानी बूस्टर डोज बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले ही इसे कहा जाने लगा था कि जिन लोगों ने ले ली है दोनों डबल डोज वैक्सीन ले ली है उसके बाद उन्हें बूस्टर डोज की जरूरत है, लेकिन अभी हिंदुस्तान में बूस्टर डोज की शुरुआत नहीं हुई है। एक कहीं मैगजीन में मैं ये पढ़ रही थी कि वो डॉक्टर जिन्होंने पहले जो इंडिया के हैं उन्होंने बूस्टर डोज पहले लेने वालों में से एक हैं वो, यानी पहला नंबर है उनका बूस्टर डोज लेने में, लेकिन उनको ओमिक्रॉन हो गया है। लिहाजा इसको माना जा सकता है कि अब बाहर से आने वालों की ही टेस्टिंग ना करके कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ ओमिक्रॉन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लिहाजा तमाम लोगों की टेस्टिंग की जरूरत है। डॉक्टर बीपी त्यागी साहब, क्या उस एग्जाम्पल से सरकार को अब ये मानकर चलना चाहिए कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन की शुरुआत कहीं ना कहीं हो गई है? जी, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। आजकल जैसे सर्दी है तो हमारे पास कॉमन कोल्ड के पेशेंट आते हैं और हमारे पास एलर्जी वाले भी पेशेंट आते हैं। हम दोनों ही कंसल्टेंट के पास एलर्जी वाले पेशेंट आते हैं क्योंकि दूसरे डॉक्टर साहब स्लीप और चेस्ट के स्पेशलिस्ट हैं। इनमें बहुत ही एक नैरो लाइन है जो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो एलर्जी वाला पेशेंट मेरे पास आ रहा है वो हो सकता है एलर्जिक भी हो और साथ में ओमिक्रॉन भी लेकर आया हो। उसकी नाक बह रही है, उसको सारे सिम्टम्स वायरल माइल्जिया वगैरह सब कुछ है, लेकिन उसके साथ साथ जो कॉमन कोल्ड वाले हैं उसमें भी ओमिक्रॉन हो सकता है। तो जितने हमारे ओपीडी में पेशेंट आते हैं उनको नाक का बंद होना, नाक का बहना या कोई सांस की तकलीफ होती है तो आइडियली हमें इमीडिएटली उसको टेस्ट करना चाहिए अपनी ओपीडी में और हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए और ऐसे ही एग्जामिन करना चाहिए जैसे हम कोविड के पेशेंट को एग्जामिन करते हैं। ये ध्यान में रखने वाली बात है। बिल्कुल। इस बीच एक कॉलर जुड़ चुके हैं जिन्हें शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, कौन सा, आप कहां से बात कर रहे हैं? हेलो जी, मैं खतौली से बोल रहा था। मैं कहां से बात कर रहे हैं? खतौली से बोल रहा हूं। खतौली से बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? महावीर जैन। महावीर जैन, आप अपना सवाल कर सकते हैं। दो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपके सवालों का जवाब देंगे। हाँ जी, डॉक्टर त्यागी से एक सवाल करना था हमें। ये सेकंड वेव, टीवी की आवाज पहले बंद करिए क्योंकि रिपीट हो रही है आपकी आवाज दोबारा। सेकंड वेव वायरस, हाँ, और इसमें ओमिक्रॉन में दोनों में कितना फर्क है, क्या फर्क है दोनों में? ठीक है डॉक्टर त्यागी साहब। जी महावीर जी, देखिए जो ये सेकंड वेव वाला वायरस था वो डेल्टा वायरस था। जो डेल्टा वायरस था वो बहुत ही खतरनाक था। उसमें तीसरे दिन निमोनिया डेवलप हो जाता था, लेकिन जो ओमिक्रॉन की अभी स्टडीज आ रही हैं वो उसको माइल्ड कैटेगरी का बताया जा रहा है कि उसको सर्दी जुकाम होगा और बदन में बहुत ज्यादा दर्द रहेगा,
जिसके बदन में बहुत ज्यादा दर्द है, हल्का उसको सर्दी जुकाम या माइल्ड फीवर है, तो उसको हम ये मान के चल सकते हैं कि ये ओमिक्रॉन है। लेकिन जो डेल्टा वायरस था उसमें हमें तीसरे दिन ही ऑक्सीजन सैचुरेशन 80 तक पहुंच जाता था, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती थी। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अगर हमें बचना है तो हमें इसी तरीके से बचना है जैसे हम अपना बचाव डेल्टा वायरस से कर रहे हैं। बिल्कुल, इसे हल्के में नहीं लेना है। एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हुए हैं, जिन्हें शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में। हेलो, कौन सा, आप कहां से बात कर रहे हैं? हेलो 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 जी, कहां से बात कर रहे हैं? हाय, गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो, हाय। हेलो, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है, मैं सना बात कर रही हूँ, आप सवाल कर सकते हैं। 2 डॉक्टर साहब भी हमारे पैनलिस्ट, वो आपको सुन रहे हैं। हेलो मैम मैं जुनेद बात कर रहा हूँ। हाँ जुनेद, बोलिए, कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है? डॉक्टर त्यागी से ये था कि जो कॉमन कोल्ड है और ओमिक्रॉन के भी सेम लक्षण बता रहे हैं, तो दोनों में क्या अंतर है और कैसे पहचान पाएंगे हम? ठीक है डॉक्टर त्यागी। ये जुनेद साहब, जो ये कॉमन कोल्ड है, उसमें कई बार नाक का बंद होना और इस तरह का हमें थोड़ा सा खांसी वाला, गले में खराश वाली दिक्कत रहती है। लेकिन जो ओमिक्रॉन है उसमें बदन में बहुत ज्यादा दर्द होता है, और जो बदन में दर्द होना ये कॉमन कोल्ड से हमें डिफरेंशिएट कर सकता है। अगर बदन में बहुत ज्यादा दर्द है तो हमें ओमिक्रॉन का टेस्ट करना चाहिए। पहले हम एंटीजन करते हैं अपनी ओपीडी में, फिर आरटी-पीसीआर करते हैं। अगर पॉजिटिव आता है तो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजते हैं। लेकिन बदन में दर्द आप याद रखें, अगर बहुत ज्यादा बदन में दर्द है सर्दी जुकाम के सिम्टम के साथ, तो वो ओमिक्रॉन हो सकता है। जी, तो लोगों को ये खास ख्याल रखने की ज़रूरत है कि अगर आपको पता करना है कि सिम्टम्स क्या हैं, अगर आपको कोल्ड है, कोल्ड के साथ जैसे कि डॉक्टर त्यागी साहब ने बताया कि बदन में अगर बॉडी पेन है, बॉडी एक है, तो आपको चेक ज़रूर कराना चाहिए, टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। डॉक्टर अक्षय, मैं आपके पास आऊँगी इस सवाल के साथ। जीनोम सिक्वेंसिंग पर आप दोनों जोर दे रहे थे। मेरा ये सवाल है कि सरकार को किस हद तक इस हवाले से तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि सेकेंड वेव को हमें भूलना नहीं चाहिए। उस वक्त हमने देखा था कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हुई थी और हजारों लोगों की मौत हुई थी। जी, इस बार फॉर्चुनेटली हम तैयार हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, बेड्स हैं, ऑक्सीजन बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, बट अभी भी जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करी जाए तो उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। स्पेशली मैं दिल्ली में बात करूं, मैं और मेरे बहुत सारे कलीग्स अलग अलग अस्पताल में, हम खुद पता करना चाहते हैं कई बार कि इसको कौन सा वेरिएंट है, ओमिक्रॉन है, डेल्टा है। अब तो कहा जा रहा है कि एक डेल्मिक्रॉन वेरिएंट भी आ गया है जो यूरोप और यूएस में है। तो हमें पता नहीं चलता है कि एक्चुअली कौन सा वेरिएंट है, हमें इसको कितना सीरियसली लेना है। बट बात ये भी है कि कोई भी वेरिएंट हो, हमें उसको उतना ही सीरियसली लेना है। बट सरकार को जरूर ये सीक्वेंसिंग सेंटर्स बनाने चाहिए सो दैट हमें हेल्प मिले एज अ हेल्थ केयर वर्कर, हमें पता हो कि एक्चुअली हमें क्या करना है और हम ज्यादा तरीके से जान पाए इस बीमारी को और उस तरीके से आगे बढ़ें। बिल्कुल, क्योंकि ये नए वेरिएंट्स हैं, तो डॉक्टरों के लिए भी नई चीज़ है और रिसर्च करते हैं, वो पढ़ते हैं, फिर उसके बाद एक नतीजे तक पहुंच पाते हैं, फिर लोगों को सलाह देते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्हें प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। हेलो, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो हेलो, हाय, कहाँ से बात कर रही हैं, कौन? हाय, मैं रीमा चौधरी। जी, मैं रीमा चौधरी बोल रही हूँ। रीमा चौधरी बात कर रही हैं, कहाँ से? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से फोन कर रही हैं, क्या सवाल है आपका रीमा? मैम, मेरा डॉक्टर बीपी त्यागी जी से सवाल है कि ये जो ओमिक्रॉन जो है इससे कैसे बचा जा सकता है? ये कॉमन से सवाल है और उम्मीद करते हैं कि आप ये प्रोग्राम देख रही होंगी तो इस सवाल का जवाब तो आपको मिल ही गया होगा। लेकिन अभी आपने अगर स्विच ऑन किया होगा टीवी का, तो डॉक्टर अक्षय और डॉक्टर त्यागी साहब बार बार और हम सब इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि कैसे बचा जाए। लिहाजा एक बार फिर से डॉक्टर अक्षय आपसे इस सवाल के जवाब ले लेते हैं। बताइएगा रीमा चौधरी साहिबा ने जो सवाल किया है उसका जवाब अपने अल्फाज में। रीमा जी, देखिए, ये एक वायरल बीमारी है। अब पहले इन्फ्लुएंजा एक ऐसा वायरस था जो कॉमन कोल्ड कराता था और घर में एक व्यक्ति को अगर वो वायरल इलनेस होती थी तो बाकी सभी लोगों को सर्दी जुकाम लग जाता था। वैसे ही कोविड भी है और कोविड और ओमिक्रॉन में कोई डिफरेंस नहीं है, उसका एक वेरिएंट है जो ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। तो आपको अगर सर्दी जुकाम होता है, सर्दी जुकाम का मतलब नाक का बंद होना, नाक का बहना,
खांसी आना, गले में खराश होना या फिर आपका बदन दुखने लगता है, तो आपको तुरंत आइसोलेट हो जाना है। सबसे पहले आपको ये नहीं सोचना है कि अरे ये तो एक मामूली सा सर्दी जुकाम है, क्योंकि हो सकता है आप यंग हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, बट आपके आसपास आपके घर में ऐसे लोग हों जो ज़्यादा बीमार हो या उनको कोमॉर्बिडिटी हो, चाहे वो दिल की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर हो या डायबिटीज़ की तकलीफ हो। तो आइसोलेट होना है, मास्क पूरे समय पहनना है, कोशिश करना है कि अपने कमरे में ही रहना है और पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना है। 14 से 17 दिन लगते हैं इस वायरस को शरीर से पूरी तरह जाने में, तब तक आपको सारे कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं जो आप पिछले 2 साल से सुन रहे हैं। बिल्कुल, अब तो लोगों को याद हो गए हैं और उठते बैठते लोग इसको जहन में रखते होंगे, लेकिन इसका पालन नहीं करते, अमली इक़दामात नहीं करते हुए दिखाई देते। लिहाजा लोगों से गुजारिश एक बार फिर से है कि आप ओमिक्रॉन से एहतियात बरतें, डरे नहीं, ना डराएं किसी को, बल्कि एहतियात सबसे अहम इलाज है। अगर आप एहतियात बरतेंगे तो आप और आपके घर वाले सभी सेहतमंद रहेंगे। एक कॉलर और जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उन्हें शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, कौन साहब कहाँ से? हेलो, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं साक्षी बात कर रही हूँ हापुड़ से। साक्षी हापुड़ से कॉल कर रही हैं, कैसी हैं साक्षी? बढ़िया मैम। क्या सवाल है आपका? ये जो वायरस फैल रहा है ये बच्चों के लिए ज्यादा रिस्क है या खतरनाक है, इससे बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है? ठीक है, डॉक्टर बीपी त्यागी साहब। बीपी त्यागी जी से ये सवाल है मेरा। हाँ त्यागी साहब, आपसे सवाल, उसका जवाब। जैसा मैंने बताया, क्योंकि बच्चों को तो अभी वैक्सीन भी नहीं दी गई है, तो बच्चे तो बहुत रिस्क पर हैं और स्कूल भी जा रहे हैं। ऐसे में बच्चों को कैसे बचाया जाए? पेरेंट्स तशवीश में हैं। इसमें सबसे अच्छा ये रहेगा कि स्कूल अथॉरिटीज को हम बताएं कि स्कूल अब अगर वो ऑनलाइन कर दें तो बहुत अच्छा होगा, नंबर 1। नंबर 2, पेरेंट्स को ये ध्यान रखना है कि हमारा बच्चा अपने घर से बाहर नहीं निकले। अगर कोई बाहर से आता है तो वो सारी जितनी प्रोटोकॉल है कोविड की वो मेंटेन करें। सपोज मैं अपने घर में जाता हूं अपने हॉस्पिटल से, तो मैं सबसे पहले एक ऐसे कमरे में जाऊं जहां कोई ना हो, अपने कपड़े अलग से रख दूं, स्नान करके तब फिर बच्चों के आस आऊं, वो भी मास्क पहनूं। तो ये सब हमें पेरेंट्स को भी ध्यान रखना है कि हम बच्चों के साथ जितना भी कोविड का प्रोटोकॉल है उसको मेंटेन करें, बच्चों को भी मास्क पहनाएं। अभी जैसा मैंने बताया था कि बच्चों में 8 साल तक थाइमस ग्रंथि अच्छा काम करती है, अच्छी एंटीबॉडीज बनाती है, लेकिन 8 साल के बाद उसका फंक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है और वो एंटीबॉडीज कम बनाती है। और 8 और 17 साल के बीच वाले बच्चों को तो वैक्सीन भी नहीं लगा है, अगर हम ये माने कि उनकी एंटीबॉडीज अच्छी बनेंगी। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि ये एंटीबॉडीज को पेनिट्रेट कर रहा है, एंटीबॉडीज भी इसमें काम नहीं कर रही हैं, तो हमें बच्चों को और सब लोगों से ज्यादा सावधानी से बचाना है और बच्चों की केयर ज्यादा करनी है। और डॉक्टरों का मशवरा अब एक बार फिर से सरकार को और स्कूल इंतजामिया से ये है कि बैक टू ऑनलाइन, जैसे वक्त था कि ऑनलाइन बच्चे इस तालीम ले रहे थे, तो एक बार फिर से उसकी शुरुआत करनी चाहिए। और जिन जिन इलाकों में ओमिक्रॉन के मामले मंजरेआम पर आ चुके हैं, एटलीस्ट वहाँ तो इस कदम पर अमल किया जाना चाहिए। ऐसी गुजारिश और मशवरे डॉक्टरों की तरफ से आ रहे। बहुत शुक्रिया आप दोनों डॉक्टरों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।